हॅलो एव्हरीवन. आजच्या रिटेल मॅनेजमेंटच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. आपण मागच्या लेक्चरला फर्स्ट युनिट संपवलाय. आता आज आपण सेकंड युनिट स्टार्ट करतोय, रिटेल कन्झ्युमर अँड रिटेल स्ट्रॅटेजी. आपण जनरली कन्झ्युमरचा स्टडी करून झालेला आहे किंवा मार्केटिंगच्या स्ट्रॅटेजी स्टडी करून झालेल्या आहेत, पण इथे आपल्याला पर्टिक्युलर एक टॉपिक दिलेला आहे की रिटेल कन्झ्युमर कसा असेल किंवा त्याच्या स्ट्रॅटेजीज काय असतील. तर त्यामध्ये जनरली आपल्याला रिटेल शॉपर आहे, CRM आहे, रिटेलमध्ये कसं वापरलं जातं, कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट, रिटेल स्ट्रॅटेजी मध्ये आपल्याला कुठल्या स्ट्रॅटेजीज आहेत, कुठल्या स्टेपने आपण कस्टमरला टार्गेट करणार आहोत, किंवा स्टोअरचं लोकेशन कशा पद्धतीने सिलेक्ट केलं पाहिजे रिटेलिंग मध्ये, किंवा ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट हा पार्ट रिटेलिंग मध्ये असेल तर तो कशा पद्धतीने मॅनेज करायचा आहे आपल्याला, ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे रिटेलिंगचं. त्यानंतर आहे की रिटेल कन्झ्युमर आणि शॉपर. तर इथे आपण रिटेल कन्झ्युमर म्हणजे काय त्याचं एक्झॅक्टली मिनिंग बघणार आहोत सुरुवातीला. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की आपण रिटेलिंगचा जेव्हा विचार करतोय तेव्हा तिथे असणारा कस्टमर आणि त्याच्यासाठी ज्या काही स्ट्रॅटेजीज अप्लाय केल्या जातील, मग त्यासाठी आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे, लोकेशन कसं असलं पाहिजे, हा सगळा काय आहे एकत्रित पार्ट आहे, ते सगळं इंटिग्रेट केलेलं आहे. ओके, सो रिटेल शॉपर मध्ये आपण बघतोय key challenge faced by the retailer is creating products and services which will be successful in the market, and the accurate understanding of retail shoppers needs helps the retailer offer merchandise that are likely to be successful in the market. Merchandise म्हणजे जो सेलिंग साठी तुमचा प्रोडक्ट आहे, तर त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की रिटेल शॉपर्स किंवा कन्झ्युमर्स हे त्यांच्या नीड्स काय आहेत. रिटेलिंग मध्ये शॉपिंग साठी जाणारा तुमचा कस्टमर म्हणजे रिटेल शॉपर्स किंवा कन्झ्युमर्स, त्यांच्या नीड्स ज्या पद्धतीच्या आहेत त्याच पद्धतीचे ऑफर तुम्ही काय करायचे आहे मार्केटमध्ये द्यायची, जे काही मर्चंडाईज तुम्ही सेलिंग साठी ठेवणार आहात. तर यामध्ये आणखी एक पॉइंट त्यांनी सांगितला, रिटेल शॉपर इज वन हु विजिट्स द रिटेल स्टोअर और इवन हिज वेबसाइट इन सर्च ऑफ मर्चेंडाइज. जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि अभी ओनली मैन्युअली सेलिंग नहीं हो रहा, तो हमारे पास बहुत ज्यादा मीडिया अवेलेबल है. मीडिया अवेलेबल होने की वजह से आप वेबसाइट के थ्रू भी कभी कभी सेलिंग कर सकते हैं. तो सेलिंग करते वक्त आपके वेबसाइट भी सर्च की जाती है. तो जब आपका शॉपर या कंज्यूमर विजिट करेगा तो उसमें पूरे डिटेल्स आपके मर्चेंडाइज रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस कस्टमर को टारगेट कर सकें. ओके, thus understanding the shopper and his buying behavior is the starting point of the retailer strategy creation. आता यामध्ये तुम्हाला त्याचं बाईंग बिहेवियर स्टडी करायचंय. मग त्यासाठी आपल्याला जेव्हा त्याचं बिहेवियर कळेल तेव्हाच मी एखादी स्ट्रॅटेजी ठरवू शकेन ना. जोपर्यंत ऍज अ रिटेलर म्हणून मला तुमचं, सपोज तुम्ही कन्झ्युमर आहात, रिटेल शॉपर आहात आणि मी रिटेलर आहे, तर मला तुमचं बिहेवियर कळलं पाहिजे, त्यानंतरच मी एखादी स्ट्रॅटेजी मार्केटमध्ये अप्लाय करू शकेन, बरोबर ना. तसं इथे आपल्याला करावं लागणार आहे. यामध्ये त्यांनी सांगितलंय शॉपर्स हॅव डिफरंट नीड्स दॅट मोटिवेट देम टू गो शॉपिंग and such needs should be understood by the retailer. The needs can be classified as utilitarian or hedonic. When consumers go shopping to accomplish a specific task, such as a man go shopping for pleasure, they are seeking to satisfy their hedonic needs. Their needs for entertaining, emotional, recreational experience. आता hedonic needs मध्ये काय सांगितलंय त्यांनी, sorry, आपण एक when consumers go shopping to accomplish specific tasks such as a man buying a suit for job interview, he is seeking to satisfy utilitarian needs. म्हणजे जेव्हा तो एखादा सूट खरेदी करायला जातो की त्याला इंटरव्ह्यू साठी जायचं आहे, बरोबर, तो बाय करायचा असेल तर ही त्याची कुठली नीड झाली, युटिलिटॅरियन नीड्स. आणि कन्झ्युमर जेव्हा शॉपिंगला जातो फक्त प्लेजर म्हणून, की तुम्हाला एन्जॉय मिळाला पाहिजे किंवा एक्सपिरियन्स तुमचा बेटर असला पाहिजे, एंटरटेनमेंट झाली पाहिजे, तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या हेडॉनिक नीड्स मध्ये येतात. मग आपण ऍज अ रिटेलर म्हणून दोन्ही नीड्स कम्प्लीट करू शकतो का, किंवा त्या पद्धतीने कुठली स्ट्रॅटेजी अप्लाय करू शकतो, याचा आपल्याला रिटेलर म्हणून विचार करायचा आहे. जस्ट फ्रॉम द कन्झ्युमर्स perspective, utilitarian needs are associated with work, whereas hedonic needs are associated with fun. Okay,
म्हणजे इथे वर्क रिलेटेड ज्या काही तुमच्या नीड्स आहेत त्याला आपण युटिलिटेरियन म्हणतो, आणि ज्या तुमच्या फन किंवा एंटरटेनमेंट रिलेटेड नीड्स असतील दॅट इज कॉल्ड हेडॉनिक नीड्स. ओके, सी नेक्स्ट पेज. It is not only important to understand what he knows about a product but also what he does not know. म्हणजे आता इथे आपल्याला कुठली गोष्ट लक्षात ठेवायची, एज ए रिटेलर हमें क्या करना है. तो मेरा रोल एज ए रिटेलर ऐसा होना चाहिए कि ना कि हमें प्रोडक्ट के अंदर जो है व्हाट ही नोज अबाउट अ प्रोडक्ट बट आल्सो व्हाट ही डज नॉट नो. जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही वो भी जो फीचर्स है प्रोडक्ट के वो भी हमें एक्सप्लेन करने हैं, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके, उसकी दोनों भी नीड्स कंप्लीट हो सके, फन भी आना चाहिए, वर्क रिलेटेड नीड्स भी कंप्लीट होनी चाहिए. ओके, दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इवन द प्रमोशनल स्ट्रेटजीज दैट विल कैटर टू द नीड ऑफ रिटेल शॉपर्स. Retailers need to know the various influences that lead up to purchase and not just the store where the purchase was made. यानी कि यहाँ पे हर एक चीज के बारे में हमें ध्यान रखना होगा, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं परचेसिंग के वक्त. तो जैसे कि हमने लोकेशन वगैरह देखा ना कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, आपका रिटेल शॉप कहाँ पे है, वो कंफर्टेबल प्लेस है या वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं. फिर भी यहाँ पे कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं परचेसिंग पे, उस हर एक चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है और उसके बाद स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है. ओके, रिटेल शॉपर बिहेवियर के अंदर उन्होंने बताया ह्यूमन बिहेवियर दैट इज कंसर्न विद द डिसीजन दैट एंड एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल इन परचेसिंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर और परचेसिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिटेलर्स. यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर जो हमने स्टडी किया लास्ट ईयर, हमने सीवी भी स्टडी किया है मार्केटिंग में. तो सीवी के अंदर जो चीजें हैं, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में, अगर आपको पसंद भी है, आप शॉपर रिटेल शॉपर हो, तुमच्यापैकी आता बरेच जण शॉपिंगला जातात, तुम्ही कॉलेजचे स्टुडंट असल्या कारणाने काही गोष्टी तुम्ही स्वतःसाठी ज्या परचेस करता त्यासाठी स्वतःच जाणार आहात. पण त्यासाठी पर्चेसिंग साठी तुम्हाला एखादा प्रोडक्ट जर घ्यायचा असेल तर त्या पर्चेसिंग वर इम्पॅक्ट करणारे फॅक्टर्स कुठले आहेत, मग तुमचे फॅमिली मेंबर्स, फॅमिली मधून तुम्हाला कुठल्या फॅक्टर्स इम्पॅक्ट करतात, तुम्ही कुठल्या फ्रेंड सर्कल मध्ये राहता, तो फॅक्टर सुद्धा बाईंग बिहेवियर वर तुमचा इम्पॅक्ट करतो. तो डिसिजन घेताना लक्षात आलाय, तुमच्या फ्रेंडने कुठल्या ब्रँडचं प्रोडक्ट घेतलेलं आहे, तुमच्या फॅमिलीमध्ये कुठलं यूज केलं जातं ब्रँड, मग तुम्ही कुठलं परचेस करणार आहात, तुम्ही कुठल्या मीडियाशी कनेक्टेड आहात, ह्या सगळ्या गोष्टी बाईंग बिहेवियर मध्ये येतात. द पर्सन who makes the buying decision may not be the one who actually makes the purchase or uses the product. Is most important to marketers. Understanding this person help marketers develop marketing mixes and predict how targeted customers will respond to them. यहाँ पे हमें टारगेट करना है कस्टमर को, तो टारगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग मिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे. मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या आता है, फिर मैं वापस वही चीज आपको बता रही हूँ कि 4 P's आते हैं जो कि हमें क्या करने हैं उसके बारे में सोचना है. अगर प्लेस कौन सी है, प्रमोशन किस तरह से दिया जा रहा है, उस वो प्रोडक्ट कौन सा है और उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये चीजें हमें क्या करनी है, मार्केटिंग मिक्स अप्लाई करना है. मार्केटिंग मिक्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कितना कस्टमर हम एट ए टाइम टारगेट कर रहे हैं. अगर मैंने खेड़ मार्केट टारगेट करना है मुझे, तो खेड़ मार्केट के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें मेरा टारगेट किया हुआ कस्टमर कितना है. मेरा प्रोडक्ट अगर फीमेल्स का है तो फीमेल्स की पॉपुलेशन के अंदर फीमेल्स कितने हैं वो मुझे काउंट करना पड़ेगा. फीमेल्स में भी फिर वर्किंग वुमेन्स कितने हैं, हाउस वाइफ कितने हैं, उसके हिसाब से फिर मुझे मीडिया यूज करना पड़ेगा. प्रमोशंस देने हैं ना आपको, मार्केटिंग मिक्स अप्लाई करनी है, तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, उसका बिहेवियर समझना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है. फिर एज ए रिटेलर आपका रोल बनता है कि आप मार्केटिंग मिक्स अप्लाई करो. Knowledge of retail shopper behavior gives the marketer the information to increase the chance of success in the marketplace. Retail shopper behavior is the study of when, why, where people do or do not buy product. यहाँ पे बिहेवियर के अंदर 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि कब, कहा, किस तरह से ये पीपल्स जो है परचेसिंग कर रहे हैं. यानी कि हर एक की
जो लाइक्स डिसलाइक्स है अलग अलग है, हर एक का एटीट्यूड अलग है। अगर आप दो फ्रेंड्स भी है तो भी एक की चॉइस कुछ अलग हो सकती है, एक दूसरी की चॉइस अलग हो सकती है। कुछ पर्सन से स्टेटस को रखते हैं तो उन्हें मॉल में पसंद है शॉपिंग करना, कुछ और पर्सन से लोकल शॉप में भी परचेसिंग कर सकते हैं। मतलब कि उस लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने वो प्रोडक्ट कहाँ से परचेस किया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बिहेवियर के अंदर स्टडी करनी है। So the shopper behavior is defined as the activities people engage in when selecting, purchasing and using products so as to satisfy needs and desires. तो कस्टमर के नीड्स क्या है, डिजायर्स क्या है, उसके हिसाब से पीपल्स क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। यानी कि कौन सी एक्टिविटी करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कोई भी एक रिटेल शॉप परचेसिंग के लिए, और यूजिंग प्रोडक्ट्स उसके अंदर, या उनके जो ऑफर्स है प्रोडक्ट्स के, मर्चेंडाइज के, वो ऑफर क्या करते हैं कि सिलेक्ट किए जाते हैं, परचेस किए जाते हैं और उनकी नीड्स को कंप्लीट किया जाता है। इज दैट क्लियर? या a company ignorant of retail shopper preferences cannot possibly fulfill its obligations in a meaningful and responsible manner. तो कंपनी इग्नोर क्या कर रही है कि ऑब्लिगेशंस, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है। तो यहाँ पे अगर वो ऑब्लिगेशंस कंप्लीट नहीं किए जा रहे मीनिंगफुल या रिस्पॉन्सिबल मैनर से, तो एग्जैक्टली पिक्चर कैसे रहेगा? दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई रिटेल शॉपर बिहेवियर इज गिवन इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न मार्केटिंग। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज आपको बताई है, आप देख सकते हैं रिटेल शॉपर बिहेवियर के अंदर कंज्यूमर शॉपिंग स्टाइल्स, सीबी अगर स्टडी करना है, परफेक्शनिस्ट, हाई क्वालिटी कॉन्शियसनेस। तो कंपनी को क्या करना है, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है जिसकी वजह से आपका जो भी ये है एक्टिविटी है वो मीनिंगफुल होगी, रिस्पॉन्सिबल मैनर से आप क्या करोगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीट की जाएगी। ब्रांड कॉन्शियसनेस या प्राइस इक्वल क्वालिटी, नॉवेल्टी, कुछ नया होना चाहिए, फैशनेबल होना चाहिए, रिक्रिएशनल एंड शॉपिंग कॉन्शियसनेस। शॉपिंग के अंदर कॉन्शियसनेस आने के लिए आपको प्लीजेंट एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। प्राइस कॉन्शियस जो भी पर्सन से जिनका हमने सीवी के अंदर स्टडी किया, तो ऐसे कॉन्शियस पर्संस के लिए सेलिंग की प्राइस लोअर होनी चाहिए। इम्पल्सिव, किस तरह से परचेसिंग किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं ना, कि जो डिस्प्ले किया जाता है शॉप का, तो उसके अंदर इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है कि जिसकी वजह से इम्पल्सिव परचेसिंग होगा, यानी कि ऑन द स्पॉट हम लोग डिसीजन ले सकते हैं परचेसिंग का एज अ कंज्यूमर। कंफ्यूज बाय ओवर चॉइस, कंफ्यूजन नहीं करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है किसी शॉप में हम जाते हैं परचेसिंग के लिए, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इतनी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि जिसकी वजह से चॉइस करने में दिक्कत आ सके। ओके ना? सो नेक्स्ट, हैबिचुअल ब्रांड लॉयल। तो कुछ पर्सन ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया फैमिली के अंदर कौन सी चीजें, कौन से ब्रांड्स यूज किए जा रहे हैं, वो किस चीज को मतलब फेवरेटिज्म दे रहा है। तो इस तरह से इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है, ओके, एज अ रिटेलर। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिटेल शॉपर्स। अभी रिटेल शॉपर्स पे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? रेंज ऑफ मर्चेंडाइज, range of merchandise offered is one of the most important reason for customers to patronize a particular retail store. The initial curiosity about the store may draw a consumer to a retail store, but to convert him into an actual buyer and to retain him over a period of time is largely dependent on the quality and the range of merchandise offered by the store. अभी क्यूरियोसिटी किस चीज की है? किसी एक चीज को मुझे, कोई भी एक मेरी नीड है कंप्लीट करनी, जैसे हमने हेडोनिक नीड्स वगैरह देखा, तो मुझे यहाँ पे शॉपिंग करना पसंद है, ऐसा अगर आप सोचते हो, फन के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, तो क्यूरियोसिटी होना और एक्चुअल परचेसिंग होना, ये जो गैप बीच में आता है, तो वो गैप हमें निकालना है रिटेलर, एज अ रिटेलर। तो हम किस तरह से वो गैप निकाल सकते हैं? तो क्वालिटी प्रोवाइड करो, जो रेंज है मर्चेंडाइज की, रेंज यानी कि
कि वैरायटी प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल करने चाहिए, और उस तरह की अगर ऑफर है तो शायद कस्टमर सीवी क्या हो सकता है, कस्टमर बिहेवियर रेडी हो सकता है उनका माइंड वहां पे शॉपिंग के लिए। यहाँ पे वैरायटी प्रोडक्ट्स यानी कि कैटेगरीज दिए, लाइक ड्यूरेबल्स, बुक्स, अपैरल, इस तरह का। सेकंड पॉइंट, वो सेकंड फैक्टर है आपका जो इन्फ्लुएंस करता है रिटेल शॉपर्स पे, कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग एट द पर्टिकुलर आउटलेट। अभी कन्वीनियंट होनी चाहिए वो प्लेस, कि जो भी अभी यहाँ पे बताया, द एलिमेंट ऑफ कन्वीनियंस इज फास्ट गेनिंग प्रोमिनेंस इन द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर। दिस इज especially true in case of items like grocery, fruits and chemist, and where customers buy goods from the retail stores that is most convenient and accessible। यानी कि जो बेसिक नीड्स है ऑर्गेनाइज करना है आपको, कि जहाँ पे आपको बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स है, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है, केमिस्ट यानी कि मेडिकल स्टोर्स है, वहां पे अगर आपका रिटेल स्टोर है तो यहाँ पे कन्वीनियंट हो जाता है कस्टमर के लिए परचेसिंग करना, असेसिबल प्लेस है ये। टाइम टू ट्रेवल, अभी जैसे उन्होंने बताया कि रिटेल लोकेशन कहाँ पे है, कितना टाइम ट्रेवलिंग के लिए जा रहा है। अगर मुझे कोई एक छोटी चीज परचेस करनी है जिसके लिए अगर मुझे 1 घंटा ट्रेवलिंग करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं वो चीज। तो उन्होंने लोकेशन के बारे में बताया, दिस इज स्पेशली ट्रू इन द केस ऑफ मेट्रोज लाइक मुंबई, वेयर देयर इज लॉट ऑफ कंजेशन एंड ट्रैफिक leading to high travel time, and this has resulted in many local areas developing in terms of shopping to facilitate buying. And now there are multiple outlets for a brand, departmental stores and mall mushrooming all over the country। यानी कि कंट्री का जब हम सोचते हैं कि इंडिया इंडिया है, तो इंडिया के अंदर अभी मुंबई का उन्होंने एग्जांपल दिया कि जहाँ पे मेट्रो सिटी होने की वजह से ट्रैफिक कंजेशन जो है तो वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वही एक ब्रांड को हर एक मल्टीपल आउटलेट्स बना दिए उस ब्रांड के लिए, यानी कि हर एक स्टोर में अगर वो अवेलेबल हो रहा है तो शायद पॉसिबल है कि कस्टमर उसे प्रेफर कर सके। हमारे एरिया में ऐसा कौन सा भी स्टोर अगर नहीं है जहाँ पे मैं जो ब्रांड जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो चुकी हूँ या जिसका अवेयरनेस मुझे है, लेकिन वो पसंद होने के बावजूद भी हमारे एरिया में अगर पॉसिबल नहीं है परचेस करना, तो हम लोग क्या करते, अवॉइड कर देते। तो टाइम टू ट्रेवल ये भी चीज ध्यान में रखनी है, इसका भी इम्पैक्ट रिटेल शॉपर्स पे होता है। इनकम लेवल किस तरह की है, एज पर कंज्यूमर सर्वे it is found that the consumers with high income have high self respect and expect everything best when it comes to buying products or availing services। तो इनकम लेवल की वजह से हमारा एक सीबी बनता है, कंज्यूमर बिहेवियर बनता है। वो किस तरह का है कि अगर मेरी हाई इनकम है तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट करती हूँ, या मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में परचेज करूंगी तो उससे एक्सपेक्टेशंस मैं बहुत ज्यादा रखती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेंसिव हाई इनकम लेवल है तो हाई सॉरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में मोस्ट ऑफ देम का क्या करूंगी, प्रेफर करूंगी। Consumers of this class do not generally think twice on cost if she is buying a good quality product। तो हाई लेवल इनकम है तो यहाँ पे प्राइस कॉन्शियस पर्सन्स बहुत कम मिलेंगे, कॉस्ट पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे बाइंग करने के लिए उनके दिमाग में एक ही चीज होगी जो कि क्वालिटी, तो क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल करने हैं। On the other hand, low income group consumer will prefer low cost substitute of the same product. For example, professional earning high pay package will not hesitate to buy an iPhone 10, but a rickshaw or taxi driver in India would buy a low cost mobile। यानी कि इनकम लेवल बहुत इम्पैक्ट करती है सीवी पे, उस तरह से हमें क्या करना है, प्रोवाइड करने हैं प्रोडक्ट्स। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कल्चर क्या है आपका, कि किस चीज के साथ आप कंफर्ट महसूस करते हैं। तो यहाँ पे एशियन कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, इस तरह से एग्जांपल दिया है। द नीड हियरची इज डिफरेंट फॉर ईच मार्केट, यानी कि हियरचिकल नीड्स जो है वो हर एक मार्केट के अलग अलग है, कौन सी चीज को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, कौन सी चीज को नहीं देंगे, तो ये हर एक मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना है। द स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल, ये भी चीज इम्पैक्ट करती है सीवी पे।
The stage of the family life cycle that the customer belongs to also largely influence his needs. For example, the needs of a young bachelor will be different from the needs of family with children in their teens. यानी कि फैमिली लाइफ साइकिल मतलब यहाँ पे स्टेज, कौन से स्टेज पे आप बाइंग कर रहे हो. अगर आपके बच्चे हैं या आप सिंगल हो, बैचलर हो, तो आपके नीड्स अलग अलग है. उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेसिंग करेंगे. पर्सनल एलिमेंट्स कौन से हैं, चेंज बाइंग बिहेवियर, जैसे कि जेंडर है, मेन एंड वुमेन, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. सो देयर प्रोस्पेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हैबिट्स विल डिसाइडिंग व्हाट टू बाय एंड एक्चुअली बाइंग इट. ऐसा तो नहीं ना कि मेल जो परचेस करते हैं वही फीमेल्स, फीमेल्स के कुछ प्रोडक्ट्स अलग है, मेल्स के कुछ अलग है. तो उस तरह से हमें इमोशनल अटैचमेंट बनानी है उनके साथ. जैसे यहाँ पे बताया, इट इज फाउंड दैट वुमन हैव एन इमोशनल अटैचमेंट टू शॉपिंग एंड फॉर मेनी इट इज अ मिशन. एंड hence men shop fast and women stay in the shop for longer time. म्हणजे इथे इमोशनल अटॅचमेंट असते वुमन्सची प्रोडक्ट रिलेटेड. आणि जे काही मेन्स आहेत ते कशासाठी बाईंग करतात किंवा शॉपिंग, तर ऍज अ मिशन, म्हणजे ते त्यांचं काम आहे आणि ते कम्प्लीट करायचे, बस एवढाच त्यांचा एक पर्पज असेल तिथे. हेन्स मेन शॉप फास्ट अँड वुमन स्टे इन द शॉप फॉर अ लॉंगर टाइम. मेन मेक अ फास्टर डिसिजन, वुमन प्रेफर टू लुक फॉर बेटर deals even if they have decided on buying a particular product. Okay. एज का भी इम्पैक्ट है सीबी पे. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एजेस में मेक अ डिफरेंट परचेज डिसीजंस. हर एक एज में आपकी जो लाइफ से चेंज होते जाते हैं या नीड्स चेंज होते जाते हैं, तो उस तरह से हम बाइक करते हैं. ऑक्यूपेशन क्या है आपका, इसका भी इम्पैक्ट है. आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है. जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है, पर्सन वर्किंग एज अ स्मॉल स्केल फार्मर मे नॉट रिक्वायर अ हाई प्राइस इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट, बट एन आयटी प्रोफेशनल विल नीड इट. तुम्ही कुठल्या फील्डमध्ये काम करता, ऑक्युपेशन काय आहे, त्यानुसार तुमची पर्चेसिंग, तुमचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते परचेस केले जातील. लाईफस्टाईल कशी आहे तुमची, त्यानुसार तुमच्या कल्चरचा इम्पॅक्ट असेल, लाईफस्टाईलचा इम्पॅक्ट असेल, नेचर तुमचं कसं आहे, तुमच्यामध्ये अवेअरनेस किती आहे, कॉन्फिडन्स कसा आहे, तुमचं अडॅप्टेबिलिटी कशी आहे. डॉमिनन्स आर टू चूझी अँड टेक अ टाइम while selecting a product but are quick in making a buying decision. ओके. साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स है, कुछ मोटिवेशन है, परसेप्शन है, लर्निंग है. जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लर्निंग के अंदर क्या है कि कस्टमर लर्न अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द मार्केट फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज सच एज पीयर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, इंटरनेट. Hence, learning largely affects their buying decision. For example, today's IT age customer find out the difference between two products specification, cost, durability, expected life, looks, etc. and then decides which one to buy. यहाँ पे learn क्या कर रहा है कस्टमर. कस्टमर जो है अगर आईटी फील्ड का है, तो जो भी नॉलेज है उसके पास, तो नॉलेज के हिसाब से वो हर चीज चेक कर सकता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसका लाइफ कितना है. तो हर एक मतलब हर एक एंगल से वो चेक करने के बाद ही डिसाइड करेगा कि, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकता है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से दी है, इंटरनेट पे कौन से मीडिया से वो एडवर्टाइजमेंट है. तो हर एक चीज चेक करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, परचेसिंग करेंगे. अगर वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं, ऑक्यूपेशन कुछ अलग है, तो वो अलग तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और लर्न कर सकते हैं उस प्रोसेस के बारे में. आपके बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स किस तरह का है, वो भी, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है. ओके. बहुत ज्यादा चीजें हमने यहाँ पे स्टडी की जो फैक्टर्स है रिटेल शॉपर्स पे इम्पैक्ट करते हैं. सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट है कि कौन से मीडिया से आप बिलोंग करते हो, कौन से साइट पे आप ज्यादा रहते हो, तो उसका इम्पैक्ट आपका परचेसिंग पे होगा. Newspaper flyers and other traditional means of advertising still reach consumers. Advertising on social media sites is comparatively easy and inexpensive. तो इस तरह से आप ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के अलावा भी कुछ और मीडिया, सोशल मीडिया जो है उसका इम्पैक्ट क्या है कि इजीली हम लोग कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं. इनएक्सपेंसिव है ये एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत कम आएंगे अगर ट्रेडिशनल से हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के साथ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग को. तो
अभी रिटेल शॉपर्स की जो प्रोफाइल चेंज हुई है, तो उसके अंदर उन्होंने एक चीज बताई है। अभी हमारी प्रोफाइल चेंज होना मतलब क्या है कि हम कुछ अलग तरीके से सोचने लगे। जो पुराना कस्टमर था, शॉपर था, उसका उसके जो हैबिट्स थे तो अभी चेंज हो रहे। तो इसका रीजन क्या है? चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ रिटेल शॉपर्स, किस तरह से वो प्रोफाइल चेंज होती जा रही है। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं। द पॉपुलेशन इज चेंजिंग इन एज, इथनिक mix and household size, and these demographic shifts have significant implications for retailers. जैसे की हमारा हाउस होल्ड साइज, पहिले आपल्याकडे काय होतं की जॉइंट फॅमिली होती. आता आपण सिंगल फॅमिलीमध्ये बऱ्याचदा प्रेफरन्स बघतो. त्याचं रिझन आहे की तुमचे जॉब जिथे असतील तिथे तुम्ही शिफ्ट होता. त्यामुळे डेमोग्राफिक शिफ्ट हा प्रकार जो आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो. द न्यू एज इंडियन शॉपर इज यंगर, इनोव्हेटिव्ह, रिस्क टेकर, इज कम्फर्टेबल विथ टेक्नॉलॉजी, हॅज अ हायर disposable income but a shorter attention span and less tolerant of service failures. तर इथे आपली जी प्रोफाईल चेंज झाली त्यामध्ये काय झालं की जी न्यू जनरेशन आहे, जे शॉपर्स आहेत, ते कशा आहेत? इनोव्हेटिव्ह, त्यांना काहीतरी हवंय. रिस्क टेकर आहेत, म्हणजे कुठल्याही गोष्टीला ते रिस्क घेऊ शकतात. कम्फर्टेबल विथ टेक्नॉलॉजी, त्यांना टेक्नॉलॉजीचं नॉलेज आहे. पूर्वीची जी काही आपली जनरेशन होती किंवा पूर्वीचा शॉपर होता, तर त्याच्याकडे टेक्नॉलॉजी रिलेटेड नॉलेज कमी असल्यामुळे तो रिस्क घ्यायला मागत नव्हता किंवा कुठल्या मीडियावर तो लगेच शॉपिंगसाठी जात नव्हता. त्यामुळे इथे सांगितलंय की आताच्या प्रोफाईल मध्ये हा तुम्हाला डिफरन्स बघायला मिळतो. देयर हॅज बीन अ नोटिसेबल चेंज in the behavior of consumers with retail enhancements. First barter system, then small local shops, which were followed by organized stores and then malls. Today, consumers are ready to spend for shopping experience. जे ऑर्गनाइज असे मॉल्स, स्टोअर्स असल्यामुळे काय होतं की कस्टमर जो आहे तो शॉपिंग एक्सपिरियन्स त्याचा बेटर असेल आणि सीबी त्याप्रमाणे त्यांचं रेडी होईल. यामध्ये ई कॉमर्स थोडंसं मेन्शन केलंय. आपल्याला हे जे न्यू फॉर्मॅट आहे ते स्टडी करताना फर्स्ट पॉइंट बघायचा आहे की जी चेंज झालेली प्रोफाईल आहे त्यामध्ये सोशली कनेक्टेड आहेत ही लोक. म्हणजे नो मोर लिव्हिंग इन आयसोलेशन, ही हॅज अ मास प्रेझेन्स इन सोशल मीडिया अँड इज इन्क्रीजिंगली नेटवर्क. From the marketer's viewpoint, this may act as a signal to concentrate more on promoting their offerings on social media. And social media also leads to effective word of mouth publicity. यानी कि बहुत ज्यादा जो कस्टमर है हमारा वो सोशल मीडिया से कनेक्ट होने की वजह से ये हमारे लिए एज अ मार्केटर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो भी ऑफर्स है हम सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर सकते, स्प्रेड कर सकते, और उसकी वजह से माउथ पब्लिसिटी भी हो सकती है. माउथ पब्लिसिटी से भी ज्यादा ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग क्या है, इफेक्टिव है. ओके, स्टाइल कॉन्शियस है आजकल की जो जनरेशन है. स्टाइल कॉन्शियस यानी कि द यंगर इंडियन पॉपुलेशन एक्सपोज टू ग्लोबल मीडिया एंड कनेक्टेड थ्रू सोशल नेटवर्किंग, looks for style, and from impulse buying products to the high involvement products like cars, smartphones, purchases are largely influenced by style, and the marketers therefore needs to blend utility with style. Okay, लो ब्रांड लॉयल्टी, लॉयल्टी नहीं है, वो चेंज चाहिए, उन्हें इनोवेशन चाहिए हर चीज में. वो अगर एक साल तक आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो आपको सेकेंड ईयर में क्या होता है कि बोर हो रहा है, चेंज चाहिए. तो इस तरह से वो ब्रांड चेंज कर सकते हैं. तो सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं ऑफर करने, यहाँ पे कंपटीशन है, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं या सेल्स प्रमोशनल ऑफर्स है, वो देना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से कस्टमर लगातार आपका ब्रांड परचेस कर सकता है. तो एक ही ब्रांड पे वो स्टेबल नहीं रहता कस्टमर. इस तरह से हमारी प्रोफाइल के अंदर चेंज हुआ है. जैसे मैंने बताया ना, पहले जो जनरेशन थी, अगर लाइफ बॉय यूज कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स तो बहुत सालों से वही प्रोडक्ट, वही ब्रांड यूज करते हैं. यानी कि पहले जो जनरेशन थी वो ब्रांड लॉयल थी, लॉयल्टी उस उनके अंदर थी. अभी जो हमारी प्रोफाइल चेंज हुई है इसके अंदर हमें चेंज चाहिए. तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे, उनकी कंटिन्यूटी रहने के लिए, उस ब्रांड के साथ लॉयल्टी रहने के लिए हमें डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ेंगे, सेल्स प्रमोशनल ऑफर्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं, लॉयल्टी हमारी रह सकती है. Since the products are often similar, retailer shop may go for the best deal no matter which brand offers it. Okay, let's see next page.
इन्फॉर्म परचेसेस, यहाँ पे शॉपर्स नो लॉन्गर डिपेंड ऑन वट एवर इंफॉर्मेशन द मार्केटर्स प्रोवाइड देम अबाउट द product. They like to explore all possible information sources in order to review, compare and contrast every product alternative available to them before making purchases. यहाँ पे आपके प्रोडक्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए कितने सोर्सेस अवेलेबल किए, इसके अलावा उन्हें क्या चाहिए चेंजिंग प्रोफाइल के अंदर, तो कस्टमर का कंपैरिजन चाहिए जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के, तो उसके कंपैरिजन के थ्रू हमें ये नॉलेज ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से बेस्ट है कस्टमर के लिए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन वो सर्च करते हैं परचेसिंग से पहले। द मार्केटर्स देयरफॉर नीड टू बी ट्रांसपेरेंट इन देयर ऑफरिंग्स एंड एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड एज मच प्रोडक्ट डिटेल्स एज पॉसिबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो है आपके पास अवेलेबल जिसके थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे इस तरह के ऑफर्स देने जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हर चीज। नहीं तो आप फ्लैश किसी एक चीज का कर रहे हो और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कोई किसी और स्ट्रेटेजी का कर रहे हो, तो यहाँ पे ये क्लैशेस हो सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे मार्केटिंग के लिए, तो हमें पहले हमारे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है और उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट किस तरह से बेस्ट हो सकता है कस्टमर के दिमाग में, तो इस तरह से हमें वो इंफॉर्मेशन डालनी है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। स्पेंड्स ऑन लेजर, अभी रिडक्शन इन फैमिली sizes accompanied by increase in family incomes leaves Indian consumers with better income at their disposal, and they have started spending lavishly on traveling, holidays, food and hotels. आता आपणही आपली लाईफस्टाईल बदलली की नाही, चेंज झाली प्रोफाईल म्हणजे काय कस्टमरची, तर इन्कम लेवल हाय झाली, सिंगल फॅमिलीज झाल्या, त्यामुळे तुमचा जो रिकामा वेळ आहे, तुम्ही ट्रॅव्हलिंगवर घालवणं पसंत करता. तुम्हाला अगदी सुट्टी आली, सॅटर्डे, संडे असेल, एखादी आणखी लागून सुट्टी मिळाली, तर हॉलिडेसाठी तुम्ही जायला मागता किंवा बाहेरचं फूड जास्त ऑफर करता किंवा हॉटेल्सला राहणं पसंत करता. ह्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत, तर ह्या जास्तीत जास्त तुम्ही घेण्याचा प्रयत्न करता. Other industries that stand to benefit from this trend are entertainment industry and organized retail industry. त्याचा बेनिफिट तुमच्या रिटेल इंडस्ट्रीला सुद्धा होतं. दिस कॅन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय द मार्केटर्स एज द नीड फॉर मेकिंग कंज्यूमर्स परचेसेस एज अ कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस। मतलब आजकल का जो कस्टमर है ओनली बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए कोई मार्केट में नहीं जाता है, उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, फन चाहिए, ये सारी चीजें आपको देनी है या प्रोवाइड करनी है एज अ रिटेलर। शॉर्टेज ऑफ टाइम, उसके पास टाइम भी कम है, टाइम की कमी की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि जितनी ज्यादा फास्ट सर्विस आप दे सकते हैं मार्केटर, तो स्पीडी सर्विस होना चाहिए, स्पीडी डिलीवरी होनी चाहिए, तो कन्वीनियंस सर्विस होने की वजह से वो प्रेफर कर सकते हैं आपकी सर्विस, क्योंकि उनके पास टाइम कमी ज्याला आपण म्हणतो वेळेची कमी आहे, मग ती कमी असल्या कारणाने तुम्हाला त्या टाईपची डिलिव्हरी देणं गरजेचं आहे ऍज अ रिटेलर म्हणून। हेल्थ कॉन्शियस खूप आहेत आजकालची जी प्रोफाईल चेंज झाली कस्टमरची, तर तुम्ही जनरली बघताय की आता क्लासमध्ये 50% 50 ची स्ट्रेंथ असेल मुलांची, त्यातले 30-40 मुलं तर जिम जॉईन केलेले असतात। सकाळच्या वेळेत तुम्ही वॉकिंग करणं, रनिंग करणं, ह्या सगळा प्रकार तुम्हाला का बघायला मिळतो? कारण की ते हेल्थ कॉन्शियस आहेत आणि त्यामुळे त्यांना त्याच पद्धतीचे जे हेल्थ ट्रेंड्स आहेत, इंडियन ट्रेंड्स, thus marketers need to study the health trends of Indians over recent year, common disease and underlying causes. मग तुमचं तुम्ही काय करायचंय की हेल्थ कॉन्शियस पब्लिक आहे ना, मग त्याच्यासाठी कुठले कॉमन डिसीज येत आहेत, मग त्याच्यासाठी काय प्रिकॉशन घेतली पाहिजे, तुमचा ब्रँड काय देऊ शकणार आहे त्या कस्टमरला, त्या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन तुम्ही देण्याचा प्रयत्न करायचा, जेणेकरून ते काय करतील, प्रेफर करतील, हेल्दीयर प्रोडक्ट्स कुठले आहेत ते परचेस करण्याचा प्रयत्न करतील। लक्षात येत आहे, डेटॉलच्या मागे जे ऍडव्हर्टाइज करतात, तर ते सगळे जर्म्स क्लीन करतं किंवा त्याच्यामुळे तुम्ही आजारी पडत नाही आहात, तुमची मुलं आजारी पडणार नाहीयेत, कारण त्यांनी काय लक्षात घेतलं की ही जी कस्टमरची चेंज झालेली प्रोफाईल आहे, त्यांची मेंटॅलिटी कशी कुठलाही प्रोडक्ट घेताना की तो हेल्दी असला पाहिजे किंवा त्याचा आरोग्यावर चांगला परिणाम झाला पाहिजे। ओके,
सॉरी, आपण फार पुढे आलो असं आय थिंक. आणि पुढचा जो तुमचा पार्ट असणार आहे, मार्केट रिसर्च ॲज अ टूल फॉर अंडरस्टँडिंग रिटेल मार्केट्स अँड शॉपर्स. जे मार्केट रिसर्च कसा केला जाईल, की ज्याच्यामुळे तुम्हाला काय समजेल, काय अंडरस्टँड कराल, की रिटेल मार्केट कसं असलं पाहिजे किंवा शॉपर्स कसे असले पाहिजे. त्यासाठी मग प्रायमरी डेटा कसा कलेक्ट करता येईल, सेकंडरी डेटा, कारण मार्केटिंग रिसर्च आला म्हणजे तिथे प्रायमरी, सेकंडरी डेटा आला. कळलं? ती इन्फॉर्मेशन कशी कलेक्ट करायची हे सगळं आपल्याला पुढच्या पॉइंटमध्ये स्टडी करायचंय. आजच्यासाठी आपण इथे थांबतोय. तुम्हाला समजलंच असेल, नसेल समजलं